राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से नहीं बस पाया। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 232। डियर स्टूडेंट्स, पुरातात्विक और प्राचीन काल की कुछ जानकारी इकट्ठी करके आप सबको एक प्रोजेक्ट बनाना है। और ये बात आप सब अच्छी तरह जानते हो कि राजस्थान से अच्छी जगह इसके लिए आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हम सब कुछ ही दिनों में राजस्थान जाएंगे और वहां जाकर हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे। इसके लिए हम सब जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर चलेंगे। हिस्ट्री के प्रोफेसर एक प्रोजेक्ट पे अपनी क्लास को राजस्थान ले जाने की बात कर रहे थे। तभी कमलेश ने अपनी जगह से उठते हुए पूछा, सर, बाकी सब जगहों का तो पता है, लेकिन जैसलमेर क्यों? जैसलमेर में ऐसा क्या है? प्रोफेसर ने अपनी किताब उठाई और कमलेश की तरफ देखते हुए बोले, कमलेश, वहां मिट्टी के धोरे हैं जो दूर से देखने पर एकदम सोने की तरह चमकते दिखाई देते हैं। बाकी आप सब इंटरनेट पे चेक कर लेना। और हाँ, शायद हम सबको कल रात में ही राजस्थान के लिए निकलना पड़े। ये कहते हुए प्रोफेसर क्लास से बाहर निकल गए। उनके जाते ही वहां बैठे सारे स्टूडेंट्स राजस्थान के बारे में बात करने लगे। ये कॉलेज था दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जहां हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को हिस्टोरिकल प्लेसेस का एक प्रोजेक्ट तैयार करना था। और इसी के सिलसिले में उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को जानने की इच्छा जताई। तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक टूर ऑर्गेनाइज करने को कहा था, जिसमें वो लोग राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक जगहों पर घूम सकें और अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। क्लास के सभी स्टूडेंट्स राजस्थान जाने पर काफी उत्साहित थे, खासकर एक बड़ा सा ग्रुप जिसमें 5 दोस्त, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। इस ग्रुप में एक राजस्थान का लड़का भी था, आकाश, जो कि जैसलमेर के एक राजपूत घराने का बेटा था और दिल्ली में पढ़ने आया था। लेकिन आज इतने खुशी के माहौल में वो कॉलेज ही नहीं आया था, तो सब दोस्तों ने उसे कॉल करके बाहर एक रेस्टोरेंट में ही बुला लिया। वो सब वहीं बैठे आकाश का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वो वहां आ गया। कमलेश ने लगभग उछलते हुए कहा, अरे लो, आकाश आ गया। आकाश ने वहां पड़ी एक चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ बताओ, मुझे इतना जल्दी में क्यों बुलाया? तभी उसके एक दोस्त साहिल ने राजस्थान के बारे में पूछते हुए कहा, सुन आकाश, तू तो राजस्थान से है ना, तो हमें भी बता कुछ वहां के बारे में यार। ये सुनते ही अलग ही तरह का मुंह बनाते हुए आकाश ने पूछा, अरे वाह, क्या बात है, आज अचानक तुम लोगों को राजस्थान को जानने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सुनते ही उनकी एक दोस्त नियति ने बोला, अरे वो क्या है ना कि हमारे हिस्ट्री प्रोफेसर हम सबको राजस्थान घुमाना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि तुमसे थोड़ा पहले ही जान लें। ये सुनकर खुश होता हुआ आकाश बोला, वाह, क्या बात है, यानी तुम सब मेरे घर भी चलोगे? ये बात सुन के तो मजा ही आ गया। उसकी एक दोस्त कोमल ने कहा, अच्छा एक बात बता, ये जैसलमेर में क्या फेमस है? यानी सर ने बताया कि वहाँ मिट्टी के धोरे हैं। मजाक करते हुए आकाश बोला, अरे हम हैं ना वहाँ के शहजादे आकाश सिंह, बस हम ही फेमस हैं वहाँ पे। ये कहकर आकाश हंसने लगा। ये सुनकर सभी दोस्त एक साथ बोल पड़े, प्लीज यार बता देना। कि तभी कोमल के 2 बिगड़ैल दोस्त यश और सुधीर वहीं आ गए, जिन्हें देखकर नियति ने मुंह बना लिया। दोनों ने आते ही नियति को ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे, अरे हाय, हमने सुना कि तुम लोग राजस्थान जा रहे हो यार, हमें भी ले चलो। कोमल, तू करना प्रोफेसर से बात, अरे हमें भी घूमना है नियति जी के साथ राजस्थान। ये दोनों दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे और कोमल के शहर से ही थे। 1 नंबर के बिगड़े हुए लड़के थे।
उन दोनों की तरफ देखते हुए कोमल ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज ही बात कर लूंगी, लेकिन तुम भी अपनी तैयारियां कर लेना, ठीक है। ये कहते हुए कोमल किसी से फोन पर बात करते हुए वहां से चली गई। सबने कुछ देर बात की और फिर सब अपने घर और हॉस्टल के लिए चले गए। यश और सुधीर को भी साथ जाने की परमिशन मिल चुकी थी। दूसरे दिन वो सब राजस्थान के लिए रवाना हो गए। 2-3 दिनों तक वो सब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर घूमे और फिर जैसलमेर आ गए। वहां आकाश सबको अपने घर ले गया। उसके घर वाले सबसे मिलकर बहुत खुश थे। आकाश ने सबको जैसलमेर घुमाया। घूमते घूमते वो लोग एक ढाबे पर रुके, जहां से वो लोग मिट्टी के धोरे का लुत्फ उठा सकते थे। वो लोग ऊंट पर बैठकर जैसलमेर के धोरे घूमने लगे और फिर वापस थक हार कर उस ढाबे पर आ गए। सब वहां चाय पीने बैठे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ वहां आया। अरे ककोशा, कुलधरा री जमीन आज एक और जना ने खा गई। अरे चाचा जी, कुलधरा की जमीन आज एक और इंसान को खा गई। ये बोलता हुआ वो लड़का काफी डरा हुआ था। उस लड़के की बात सुनकर ढाबे वाला बाहर आते हुए बोला, का बोले है रे छोरा, कौन ना खा गई? क्या बोल रहे हो बेटा, किसे खा गई? ये कहते हुए उस ढाबे वाले के चेहरे पर भी डर साफ साफ देखा जा सकता था। उन दोनों की बातें सुनकर आकाश के मानो कान खड़े हो गए। बाकी किसी को भी मारवाड़ी नहीं आती थी तो इतना ध्यान नहीं दिया था। आकाश ढाबे वाले के पास गया और उससे पूछते हुए बोला, क्या हुआ चाचा जी, ये लड़का किसकी बात कर रहा है? आकाश मारवाड़ी में उस ढाबे वाले से बात करने लगा। सब दोस्त भी उसे ही देख रहे थे। फिर ढाबे वाले ने आकाश को कुछ बताया, जिससे आकाश के चेहरे पर भी डर उमड़ आया, जो उन दोस्तों को साफ साफ आकाश के चेहरे पर दिख रहा था। आकाश के वापस आते ही उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ आकाश, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आकाश ने सबको देखते हुए बोला, तुम लोगों ने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? ये सुनते ही सब एक साथ बोले, कुलधरा, ये कौन सा गांव है? हमने तो स्टडी में भी इसका जिक्र कहीं नहीं पढ़ा। आकाश ने बताना शुरू किया, कुलधरा गांव यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। कहते हैं 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। सब लोग बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन वहां के दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से भी उसे पा लेना चाहता था, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने उसे मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने बोल दिया कि यदि कल तक ये लड़की उसके पास नहीं आई तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। इसी के डर से अपनी बेटियों की इज्जत बचाने की खातिर कुलधरा गांव के लोग और उसके आसपास के कई गांव के लोगों ने रातों रात गांव खाली कर दिए। अपनी जमीन और अपने खेत घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ही रात में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से पता नहीं कहां चले गए और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए कि ये गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। उसके बाद जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया। एक ही सांस में आकाश ने पूरी कहानी बता दी। ये सुनकर सब आकाश को घूरने लगे। कमलेश ने सवालिया नजरों से देखते हुए आकाश से पूछा, पर इस कहानी में हमने कहीं भी भूत प्रेत का जिक्र नहीं सुना, फिर डर कैसा? ये सुनते ही आकाश ने बताया, हाँ लेकिन कहा जाता है कि अब इस गांव में रूहानी ताकतों का साया है। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की रूहें निवास करती हैं, जो यहाँ से चले तो गए थे लेकिन मरने के बाद रूह बनकर यहाँ आ गए और यहाँ अपने घरों, खेतों और उनके द्वारा जमीन में गाड़े गए सोने और धन की रक्षा करते हैं। अक्सर लोग गांव में सोना ढूंढने के लिए जाते हैं, पर जो भी लालच और गलत इरादे से वहां गया है वो आज तक वापस नहीं आया। लेकिन सच क्या है
ये तो कोई नहीं जानता। अब ये सब छोड़ो, यहाँ से चलो, दोपहर होने वाली है और यहाँ तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जाएगी। ये कहते हुए आकाश उठा और सबको आने का इशारा करके वहां से चला गया। कोमल ने थोड़ा उत्साहित होते हुए कहा, अरे क्यों ना अपन वहां चलें? ये आकाश तो जाएगा नहीं, डरपोक है, लेकिन कल अपन चलते हैं। ये सुनते ही यश और सुधीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो दोनों कल की प्लानिंग करने लगे। इतने में सबने घर जाने के लिए आवाज लगाई और सब घर की तरफ चले गए। शाम को खाना पीना करके सब एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे तो यश और सुधीर ने सबको कोमल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या सोचा फिर सबने? कल हम चल रहे हैं ना कुलधरा गांव। कोमल तो तैयार है, और कौन कौन चलेगा हमारे साथ? ये सुनते ही साहिल ने बोला, नहीं यार, हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट बनाने आए हैं, किसी भूत प्रेत पर फिल्म बनाने नहीं। कोई नहीं जाएगा वहाँ। ये कहते हुए साहिल वहाँ से उठा और दूसरे कमरे में सोने चला गया। कमलेश भी उसके पीछे पीछे सोने चला गया। साथ में आकाश, नियति भी सोने चले गए। अब वो वहाँ 3 ही लोग बचे थे, कोमल, यश और सुधीर। यश ने सुधीर और कोमल को देखते हुए पूछा, कोमल क्या बोलती हो फिर? हम लोग चलें क्या वहाँ? अरे लगे हाथ गड़ा सोना भी निकाल लेंगे। हामी भरते हुए कोमल ने जवाब दिया, हाँ यार चलते हैं, चुपचाप निकल लेंगे बिना किसी को बताए। लेकिन ये तुम सोना निकालने की बात मत करो, हम लोग वहाँ घूमने के पर्पस से जाएंगे बस, और इससे मेरा प्रोजेक्ट भी बेस्ट बनेगा। ये कहते ही कोमल उठी और सोने चली गई। अगले दिन दोपहर को कोमल प्रोफेसर और बाकी दोस्तों को ये कहकर गई कि यश और सुधीर को वापस दिल्ली आज ही निकलना है, तो वो उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन जा रही है। और तीनों घर से निकलकर उसी ढाबे के सामने खड़े थे जहां कल कुलधरा की बात उन सबने आकाश से सुनी थी। कोमल ने याद दिलाते हुए यश और सुधीर से बोला, हम बस घूमने के पर्पस से जा रहे हैं, कोई सोना ढूंढने मत लग जाना वहां। हाँ बे ठीक है, चलो यहाँ से, किसी से गाड़ी के इंतजाम के बारे में पूछते हैं। ये कहता हुआ यश उस ढाबे की तरफ चला गया। ढाबे पे जाकर यश टूटी फूटी मारवाड़ी में उस ढाबे वाले से बोला, काका एक गाड़ी या जीप का इंतजाम हो जाएगा के? यश को अपने सामने पाकर वो ढाबे वाला उसे घूरने लगा। यश की मनसा को समझकर वो ढाबे वाला बोला, क्यों साहिब, कुलधरा जाना है क्या? मुस्कुराता हुआ यश बोला, जी काका वहीं जाना है। ठीक है साहिब, इंतजाम हो जाएगा। ये कहता हुआ वो ढाबे वाला अपनी उंगलियों से पैसों के बारे में इशारा करने लगा, जिसे देखकर सुधीर उसके पास आया और नोटों की एक गड्डी उस ढाबे वाले के हाथ में रख दी। कुछ ही देर में एक जीप का इंतजाम हो गया और शाम होने से पहले ही वो तीनों वहां के लिए निकल गए। लगभग 1 घंटे बाद ही वो कुलधरा की सीमा पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, अचानक धूल भरी आंधियां चलना शुरू हो गई। वो तीनों धूल से बिल्कुल भर चुके थे। धूल के उड़ते गुबार इतने ज्यादा थे कि उन्हें आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी वहीं धूल में फंसकर बंद हो गई। गाड़ी के बंद होते ही सुधीर गाड़ी पर हाथ मारते हुए बोला, अबे यार अब क्या करें, जस्ट चिल बेबी, हम लोग सामान लेकर पैदल ही चलते हैं। ये कहते हुए यश गाड़ी से उतरा और गाड़ी में रखा सामान लेकर आगे आगे चलने लगा और उसके पीछे पीछे कोमल और सुधीर भी चल पड़े। जितना वो तीनों आगे बढ़ रहे थे, धूल के गुबार उतने ही ज्यादा तेज हो रहे थे। काफी दूर आने के बाद सुधीर ने बोला, यश थोड़ी देर यहीं तंबू लगाकर आराम करते हैं यार, जब ये धूल के गुबार थोड़ा रुकेंगे फिर आगे की तरफ जाएंगे। अभी तक उन तीनों को आंधी के अलावा वहां सब सामान्य लग रहा था। तीनों ने वहां एक तंबू बांधा और आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद कोमल अपने तंबू से बाहर आई और कहीं जाने लगी।
तो यश ने उसे रोकते हुए बोला, हे कोमल, कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ अभी। ये कहते हुए कोमल कुछ ही दूरी पर बने कुएं के पीछे चली गई। कोमल को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी यश और सुधीर को उसके चीखने की आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही कोमल चिल्लाते हुए वो दोनों कुएं की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही यश ने पूछा, क्या हुआ कोमल, तुम चिल्लाई क्यों? यश के पूछने पर कोमल का बताना था, कुछ नहीं यार, मुझे लगा कि कोई सांप है, लेकिन ये तो रस्सी है। खैर तुम चलो, मैं थोड़ा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। ये कहते हुए कोमल कुएं के पास बने हैंडपंप से पानी निकालकर अपने हाथ मुंह धोने लगी। वो दोनों तंबू के पास वापस आ गए थे और दोनों कोमल से छुपकर साथ लाई शराब पीने लगे और इधर उधर सोना ढूंढने के लिए खुदाई करने लगे। पानी की आवाज सुनकर यश घूमता हुआ उस तरफ आया और कोमल को देखा। कोमल ने पहनी लॉन्ग शर्ट घुटनों तक चढ़ा रखी थी, जिसे देखकर नशे में यश का दिमाग मचल उठा। उसने सुधीर को बुला लिया। चुपचाप बिना आवाज किए वो दोनों कोमल के पीछे खड़े हो गए और कोमल उन्हें देखे उससे पहले ही उन दोनों ने कोमल को पकड़ लिया। नशे की हालत में उन दोनों को कोई होश नहीं थी कि वो क्या कर रहे थे। कोमल चिल्लाने लगी, लेकिन उन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। कोमल चिल्लाती रही। तभी वहां बहुत तेज हवा का बवंडर फिर से चलने लगा। उस धूल के बवंडर को देखकर उन दोनों ने कोमल को उठाया और तंबू में ले आए और उसे पटक दिया। कोमल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अपने हाथ में पड़े मोबाइल से कोमल ने आकाश को कॉल लगा दिया था, लेकिन यश ने उसका फोन छीनकर कहीं दूर फेंक दिया। दोनों दरिंदों की तरह हंसने लगे और देखते ही देखते उस पर टूट पड़े कि तभी हवा के एक तेज बवंडर के साथ पूरा का पूरा तंबू उखड़कर हवा में उड़ता हुआ तेज बवंडर में समा गया और तंबू के साथ ही यश भी वहां से गायब हो गया था। यश के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधीर ने कोमल को छोड़ा और यश को ढूंढने इधर उधर देखने लगा कि तभी खून से लथपथ नोचे कटे शरीर के साथ यश सुधीर के सामने आ गिरा। उसे देखकर सुधीर की चीख निकल गई कि तभी भयानक आवाजों के साथ वहां कई साए दिखाई देने लगे और धीरे धीरे सुधीर की तरफ बढ़ने लगे। तू कौन ही बचेगा? तू उसी दरिंदे दीवान सालम सिंह का वंशज है जिसने हमारे गांवरी बेटी पर बुरी नजर डाली थी, और तू भी वही कर रहा था। तूने तो हमारी कुलरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की और हमारा धन भी लूटने की कोशिश की। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो कोई भी बेटियों पर बुरी नजर डालेगा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए वो सब साए सुधीर की तरफ बढ़े और एक एक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुधीर की चीखने की आवाज पूरे कुलधरा गांव में गूंज उठी। हर तरफ खून और उन दोनों के मांस के टुकड़े देखकर कोमल बेहोश होकर गिर पड़ी। लगभग 2 दिन बाद वहां कोमल को ढूंढते हुए आकाश और बाकी सब पहुंचे और वहां कोमल उन्हें तंबू में बेहोशी की हालत में मिली। वो सब कोमल को लेकर जैसलमेर आ गए। वापस आते समय उनकी गाड़ी के कांच पर बच्चों और बहुत से लोगों के हाथ के निशान छपे हुए थे, मानो आते आते वहां बहुत से लोग उन्हें अलविदा करने आए हुए थे। इस बात को आज 2 साल बीत चुके हैं
और कोमल अभी भी कोमा में है। किसी को भी नहीं पता कि कुलधरा गांव में आखिर हुआ क्या था। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।